बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट इज़ मीन बाय नेगोशिएशन। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ में जो डिसएग्रीमेंट राइज होता है अबाउट समथिंग, और ऐसा डिसएग्रीमेंट जो उनमें से किसी एक या तमाम पार्टीज़ के जो बेनिफिट या स्टेक्स हैं उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हो, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है उन पार्टीज़ के लिए, एंड दे फाइट फॉर देयर stakes or their interest, right? So ट्रेडिशनली कॉन्फ्लिक्ट की जो डेफिनेशन है, जो फर्स्ट पॉइंट में आपको नज़र आ रही है, द कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस विच बिगिंस when one party perceives that the other has frustrated or is about to frustrate for some concern of his। तो उस किसी भी एक पार्टी के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो इट मीन्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। अब कॉन्फ्लिक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली भी इम्पेक्ट करती है, नेगेटिवली भी करती है, राइट? सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम conflict can play a creative role in the planning process, but at some other time it can challenge your outcomes, so it may distort the attainment of your objectives as well. So debate over the proper technical approach to the problem often generates collaborative solution that is superior to any solution originally proposed। मीन्स कहने का मकसद ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम किसी एक पार्टी को सुनकर अगर कोई रिज़ल्ट की तरफ जाना चाहेंगे तो शायद वो रिज़ल्ट बेटर नहीं होंगे। रादर अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक ओपन डिबेट करें उन पार्टीज़ में जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तो चांसेस ये होते हैं कि एक बेटर या सुपीरियर सॉल्यूशन की तरफ हम कन्वर्ज कर जाएं। Conflict often educates individuals and groups about the goals, objectives of their individuals and groups। Means that conflict का होना इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कह सकते हैं कि एहसास जिम्मेदारी का इशारा देता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंसर्न हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग लाइक सो। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं नेगोशिएशन के ऊपर। नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो डिबेट होती है उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम जो बायलैटरल डिस्कशन या जिसे आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर डिबेट करते हैं, उसके रिजल्ट के तौर पर हम एक बेटर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, यही चीज़ नेगोशिएशन है, राइट? जिसे आप उर्फ़ आम में या अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान में टेबल टॉक भी कहते हैं। सो एनीवे, नेगोशिएशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज सीक एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द आइटम्स दे ऑन और कंट्रोल। सो यहाँ से ये क्लियर होता है कि नेगोशिएशन इज़ समथिंग टू गेट एंड समथिंग टू गिव ऑफ। तो कुछ ले और कुछ दे का नाम नेगोशिएशन होता है। नेवर ट्राई टू कैपिटलाइज एवरीथिंग या नेवर ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। ये विन विन गेम नहीं, विन विन गेम होती है नेगोशिएशन उस सिचुएशन में कि आप अपने साथ साथ अपनी काउंटर पार्टी के लिए भी स्पेस क्रिएट करें, उसको भी विन का मौका दें। सो एनीवे, इन द लेटर पार्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट नेगोशिएशन। तो अभी हम इसका एक चूँकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो फर्म्स शुड व्यू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अलाइज नॉट ओपोनेंट्स। यानी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अलाइज
कंसिडर करना चाहिए, यानी उन्होंने मिलकर ही चैलेंजेस का मुकाबला करना है, नॉट ओपोनेंट्स, यानी उन्होंने एक दूसरे से नहीं लड़ना है। ओके। अब हम आते हैं कि फैसिलिटेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़। असल में सिचुएशन ये होती है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी मैक्सिमम कोशिश या ट्राई ये होती है कि वो एक फैसिलिटेटिव रोल प्ले करे अमंग्स द पार्टीज़। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी हो सकता है, या इवन प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वर्क करेगा। मींस दे विल फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, और उस चीज़ को माइंड में रखते हुए वो उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। Lateral relations allow decisions to be made horizontally across the lines of authority because each area has its own goals. Integrating activities of two or more units is certain to produce conflict. So जब भी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ होंगी जो कॉमन गोल के लिए होंगी, लेकिन वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के अंदर होंगी, डिफरेंट लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ की तरफ से रन हो रही होंगी, तो एक सर्टन सी बात है कि उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। These conflicts may be resolved by negotiating a solution if one exists that produces gains or maximizes the gain or minimizes the loss for all the parties. तो बात वही है कि रेजोल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर ले आती है पार्टीज़ को जिसमें कि या तो गेन्स मैक्सिमाइज होते हैं या लॉसेस मिनिमाइज होते हैं। यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं नेगोशिएटिंग रेजोल्यूशन की तरफ के नेगोशिएशन के थ्रू हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। अप्रोचिंग इंट्रा प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द डिजायर टू विन अ विक्ट्री ओवर द अदर पार्टीज इज इनअप्रोप्रिएट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है तो याद रखिए कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी को हराना या उस पर सबकत लेना एक इनअप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, राइट, बिकॉज दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड रिमेंबर दैट ही विल बी नेगोशिएटिंग विद द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स मैनी टाइम्स इन द फ्यूचर। कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उसे ये नेगोशिएशन जो है फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के साथ करते रहना है। तो एक दफ़ा अगर आप किसी को हरा देंगे या उससे कंट्रोल ले लेंगे उन चीज़ों का जो आपके लिए अहम है, तो नेक्स्ट टाइम दे विल कम विद द थिंकिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू लूज दिस टाइम, राइट। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर the same project manager could be on the losing end. So always try to maximize the gains or minimize the losses, और यही एक better resolution होता है when there is a conflict within an organization. The proper objective should be to optimize the outcome in terms of overall organizational goals. So only project को हमने focus नहीं करना होता, हमने organization के overall goals को focus करना होता है। अब हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं, पार्टनरिंग, चार्टरिंग एंड द स्कोप चेंज। याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अगर फ्यूचर में आने वाली कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहता है तो उसे इन 3 वर्ड्स पर फोकस करना चाहिए, पार्टनरिंग, चार्टरिंग एंड स्कोप चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं तो उन्हें इन 3 चीज़ों पर प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में वर्कआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों से आने वाले वक्त में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं, स्पेशली बिटवीन द प्रोजेक्ट टीम एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज़ अ पार्टनरिंग। मैं पहले इन 3 वर्ड्स को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम इनकी डिटेल में जाएंगे। देखिए, पार्टनरिंग से मुराद ये है कि अगर प्रोजेक्ट एक सेपरेट टीम के अंडर है तो असल में प्रोजेक्ट और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है
वो बेसिकली उनके गोल्स के डिफरेंस होने की या डिफरेंट गोल में डिफरेंस होने की वजह से आती है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कामयाबी जो है और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कामयाबी है, इनमें अगर होमोजेनिटी नहीं होगी, कन्वर्जेंस नहीं होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए कि जैसे कि गवर्नमेंट नॉर्मली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, वो टेंडर के थ्रू एक पार्टी को दे देती है। तो अब वो जो पार्टी है जिसने टेंडर लिया है, उसका मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि जो मकासद हैं, जो जिसे आप डिलीवरेबल कहते हैं या आउटकम कहते हैं या स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट कहते हैं, उसको अचीव करना, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि स्कोप अचीव हो विद इन अ लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम हो और विद इन अ गिवन बजट हो। तो जितना अच्छे से हो उतना अच्छा है, लेकिन जो जो टेंडर विनर है वो ये चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए। इन दोनों के गोल्स में डिफरेंस है, राइट। सो पार्टनरिंग का तकाजा ये है कि आप एक इस तरह का रिलेशनशिप रखें उस प्रोजेक्ट टीम के साथ या प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, जिसे आप कहते हैं कोहेसिव रिलेशन रखें। ऐसा कोहेसिव रिलेशन रखें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होमोजिनाइज हो रहे हों। मींस कि आप उस जिस आदमी को गवर्नमेंट टेंडर एक दफ़ा दे रही है, अगर उस आदमी को यकीन हो कि हम अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट टेंडर में हमें कोई प्लस स्कोर्स मिलेंगे, राइट। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को सही तरह से मुकम्मल नहीं करेंगे तो हमें नेगेटिव स्कोर्स मिलेंगे। अगर इस तरह से गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म हो तो बेसिकली हम अपनी प्रोजेक्ट टीम को अपना पार्टनर बना रहे हैं, राइट। याद रखिए, जब आप पार्टनरिंग करते हैं विद सब कॉन्ट्रैक्टर और द प्रोजेक्ट टीम, बेसिकली यू आर minimizing the probable conflict in a future related to a project, right? Now another thing is the chartering. Chartering means making an agreement before the inception of the project between the stakeholders, जिस इन stakeholders में project manager भी होता है, इस parent organization की top management भी होती है और फंक्शनल मैनेजर भी होते हैं। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं या जिन्होंने रिसोर्स लेकर यूटिलाइज करने हैं, ये तमाम लोग अगर पहले से एक चार्टर यानी एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम किन किन सिचुएशन में क्या क्या फैसिलिटेशन देंगे और किन किन सिचुएशन में क्या क्या फैसिलिटेशन विड्रा कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इमरजेंसी, तो ये सारी बातें अगर डिटेलली एक एग्रीमेंट का पार्ट हो और तमाम लोगों के नॉलेज में हो, तो दे नो दैट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल दे हैव टू कंप्लाई विद दैट पर्टिकुलर चार्टर, राइट। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू अवॉइड द चार्टरिंग। द थर्ड थिंग इज द स्कोप चेंज, जिसे यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है, स्कोप चेंज है बेसिकली। स्कोप चेंज से मुराद ये है कि जब ख़ास तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसका स्कोप डिसाइडेड है, जब वो चेंज होता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कोप चेंज देयर begins a conflict between a project team or project manager and the parent organization. So इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तो चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर को समझनी चाहिए कि चेंज इज़ कंटिन्यूस एंडेवर, कि चेंज जो है ना ये एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है इसकी, एक तो उसे ये माइंड में रखना चाहिए, राइट। दूसरी बात, टू व्हाट एक्सटेंट अ चेंज कुड हैपन should be bring into black and white, कि हम स्कोप को अगर चेंज करेंगे तो किस स्टेज तक कर सकते हैं लाइफ साइकिल के और किस हद तक कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमें एक एकेडमिक ब्लॉक बिल्टअप करना है, तो अब बेसिकली आपके टेंडर में जो स्कोप है वो एकेडमिक ब्लॉक के बिल्टअप का है। लेकिन अगर आप उस एकेडमिक ब्लॉक को चेंज करके मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन वन स्टार्टेड, तो उसके बाद जब आप उसे मस्जिद की तरफ लेकर जाएंगे तो इट वुड बी वेरी हार्ड टू कवर द थिंग्स,
राइट। तो स्कोप चेंज इतना तो हो सकता है कि हम एकेडमिक ब्लॉक में नंबर ऑफ क्लासरूम्स या क्लासरूम के साइज पर किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या उसमें नंबर ऑफ लैब्स कितनी इंडक्ट कर सकते हैं, उसमें अगर ऑफिस रखने हैं तो उन्हें कितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हद तक तो स्कोप चेंज इज़ समथिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर यकीनन कर भी सकता है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप स्कोप चेंज एट द स्टेज, स्पेशली बिल्ट अप स्टेज या फिनिशिंग फाइनल स्टेज पर आप स्कोप चेंज करते हैं, तो उसमें यकीनन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक एक सेंस ऑफ कंसर्न होती है, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर हम फोकस करके इनिशियली आने वाली कॉन्फ्लिक्ट से एक तरह से बच सकते हैं टू वेरी एक्सटेंट। So come to the slide. 3 situations commonly arise during the project that require the highest level of negotiation skills the project manager can muster. The use of subcontractors, partnering के context में, the use of input from 2 or more functional units to design and develop the project's mission. And third one, the management of the changes ordered in the project deliverables and or priorities after the project is underway से मुराद कंटिन्यू है। सो पार्टनरिंग को इन डिटेल में वो कहते हैं कि इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ स्टडी ग्रोथ इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटसोर्सिंग पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस ट्रेंड: अवॉइडेंस ऑफ लिटिगेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिस्क, अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, reducing the political risk on the multinational projects, shortening the duration of the project and pooling of the complementary knowledge। तो पार्टनरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती जा रही है कि जब हम पार्टनरिंग की तरफ जाते हैं तो बेसिकली टू वेरी एक्सटेंट हम काम किसी और के ज़िम्मे डाल देते हैं, यानी प्रोजेक्ट के अंदर ठेकेदारी सिस्टम डालना, ठीक है। ये एक तरह से इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसमें कोई कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं, क्योंकि ठेकेदार जाने उसका काम जाने। टेक्निकल रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है कि तमाम का तमाम आपकी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं होता, वो कुछ उस पर्टिकुलर सब कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है जो ये काम हैंडल कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी सेव हो जाती है, बजाय इसके कि हर काम हम खुद से करें और उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करें, पैसा लगाएं। हम सब कॉन्ट्रैक्टर को जब कहते हैं तो रिसोर्सेज वो अवेलेबल करते हैं, हमने लमसम उससे अमाउंट तय कर ली होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी खुद से कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे तो उसको सारा का सारा सामान खुद से अरेंज करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों से ख़रीदनी पड़ेंगी, कुछ रेंट पे मिलेंगे, कुछ ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन जब अगर ये चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है वो ये कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल रिस्क, मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल रिस्क डिवर्सिफाई हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो जाती है, सारे काम आपको नहीं करने होते, कुछ जिनको आपने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उनकी टेंशन ख़त्म। पुलिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री नॉलेज, हर चीज़ के हम स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो हम जब किसी चीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ का स्पेशलिस्ट ही ढूंढते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें कम्प्लीमेंट्री नॉलेज हमारे प्रोजेक्ट में जो रिक्वायर्ड होता है उसकी उसकी पूलिंग हो जाती है, वो मज़ीद आ जाता है, इनपुट्स बेटर होती है, राइट। General relations between the organization and carrying out the project and subcontractors working on the project are best characterized as adversarial, यानी दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो एडवर्सेरियल होते हैं, यानी उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, वो दोनों कोइंटिंजेंट नहीं होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। Conflicting interests tend to lead both parties to work in an atmosphere of mutual suspicion and antagonism। बेसिकली उनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से दोनों पार्टीज एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं जिसमें एक दूसरे पर शक और शुबा या धोखाधड़ी का उन्हें शायबा रहता है। To reduce this conflict, the process of building partnered project can be used। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए हम इस चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम पार्टनर्ड प्रोजेक्ट्स रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि हम हर दफ़ा नया सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं ढूंढते, बल्कि एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिकली प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग पार्टनर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना हमने देख लिया है उतना आप कर लें। इट इज़ इट इज़ सफिशिएंट। सो अब चार्टरिंग पे हैं। द प्रोजेक्ट चार्टर इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजमेंट एंड द फंक्शनल मैनेजर्स हु आर कमिटिंग resources to the project. The charter also often increase the includes the clients. The charter may take many different forms. Typically, it details the project deliverables, often including the project's schedule and budget. Most projects do not have charters, which is one reason for observing that most projects are not completed on specification, on time, and on budget. Scope change. There are three basic causes of change in project. Planners erred in their initial assessment about how to achieve the given end, or erred in their choice of the proper goal for the project. यानी गलती प्लानर्स की जो है इनिशियल असेसमेंट के बारे में, या एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के बारे में, या प्रोजेक्ट के गोल के बारे में जो वो गलती करते हैं, वो एक स्कोप चेंज की वजह होती है. The client, user or project team learns more about the nature of the project deliverable or about the setting in which it is to be used. During the project client या उसके जो यूज़र हैं या प्रोजेक्ट टीम कुछ बेहतर जानती है, या उसे जानने का मौका मिलता है कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल एक्चुअली क्या होने चाहिए. A mandate is a change in the environment in which the project is being conducted. Mandate होता क्या है? Mandate ये होता है कि अथॉरिटी, कि हमें कहा क्या जा रहा है, हमें किस चीज़ के बारे में फोकस किया जा रहा है, क्या करना है. मिसाल के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिनका टाइम मैंडेट होता है कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, राइट. तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसका स्कोप मैंडेट होता है कि आपको ये काम ज़रूर अचीव करना है, राइट. तो जब ये मैंडेट चेंज होता है, यानी पहले हमारा फोकस टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर था, लेकिन अब हमें डिलीवरेबल का मैंडेट चेंज करके दिया गया है कि आपको ये चीज़ ज़रूर हासिल करनी है. जब ये होता है तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो ये स्कोप चेंज होता है. उसके बाद मोस्ट ऑफ द फर्म एक्चुअली हैव ओनली 3 लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी: हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, लो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड अर्जेंट और मैंडेट्स. अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो आती है उसकी नेचर क्या होती है. सर्टन पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट periods in the life of a project. Conflict appears to fall into 3 fundamental different categories. The first one is the groups working on the project may have different goals and expectations. Second, there is considerable uncertainty about who has the authority to make the decisions. Third, there are interpersonal conflict between the people who are parties at interest in the project. तो ये 3 कैटेगरीज हैं कॉन्फ्लिक्ट की. अच्छा, इस चीज़ में हमें जो असल इसके पढ़ने का फ़ायदा है वो ये है कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग, सो इफ़ वी नो बेटर अबाउट फ्रॉम वेयर अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज, तो हम अपनी प्लानिंग में ही उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट की सेटलमेंट कैसे होती है, राइट. देयर आर मेथड्स ऑफ सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द प्रायोरिटीज बिटवीन द प्रोजेक्ट. The project selection model used to approve the project for funding often generates set of project ranked by some measure of value. It is common for senior management to determine the inter-project priorities. The relative importance of the various tasks in an individual project is set by the project manager. अब जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं उनकी सेटलमेंट पर आपको जितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ से, उनमें मेन चीज़ ये है कि हम जहाँ पर गलती हो चुकी है वहाँ पर जाकर गलती सही नहीं करते, बल्कि जहाँ पर मौजूद होते हैं प्रोजेक्ट में वहाँ पर उन मसाइल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उन हैज़र्ड्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं जो हम फेस कर रहे हैं.
The methods are irrelevant if a project and functional manager attempt to optimize their individual interest over the total organization. The conflict resolution potential of partnering and project charters should be clear. Neither technique will stop conflict from rising but can sharply lower the intensity of the conflict as well as provide a framework for resolving the conflict. इसी तरह से प्रोजेक्ट की वेरियस स्टेजेस में जो कॉन्फ्लिक्ट आती हैं उसके ऊपर ये स्लाइड है. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट centers around inherent confusion of the setting up the project in the environment of matrix management. At this point, almost nothing about the project or its governance has been decided. Moving from this chaotic environment to the built-up stage can be difficult, and so it may bring more confusion. So to make the transition from the project formation to build up, 4 fundamental issues must be addressed. Technical objectives of the project must be specified to a degree that will allow the detailed planning of the build-up stage to be accomplished. Commitment of resources to the project must be forthcoming from senior management and functional managers. The priority of the project relative to the priorities of the parent organization's other project must be set, communicated. The organizational structure of the project must be established to an extent sufficient for the action plan, work breakdown structure and linear responsibility chart to be prepared. तो ये सब चीज़ें जब हम तैयार करके प्रोजेक्ट में जाएंगे टू वेरी एक्सटेंट देयर इज़ अ चांस दैट अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा तो हम उसे बेटर वे में सेटल कर सकेंगे. अच्छा, अब हम मूव करते हैं डिफरेंट स्टेजेस की. ये जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रही है इसको आप रीड करना चाहें तो बुक से रीड कर सकते हैं. हम मूव करते हैं कि 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशन टू मेंटेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेगोशिएशन डिफाइंड बाय द 4 पॉइंट्स. 4 प्रिंसिपल क्या हैं जिनसे हम अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहला, नेगोशिएशन जब आप करने लगते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम. कि आपके पास जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पहले तो आप ये देखें कि कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम है क्या. इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें कि जिन 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनकी पोजीशन क्या है. राइट. यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, दूसरा सीईओ है, या एक प्रोजेक्ट मैनेजर और दूसरा फंक्शनल मैनेजर है. तो लोगों की जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरपर्सनल डिसलाइकिंग और लाइकिंग है, उससे छुटकारा पाएं और प्रॉब्लम को अलहदा कर लें. राइट. उसके बाद फोकस ऑन द इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस. फ़ायदा की बात क्या है, उनके मफाद क्या हैं. मतलब असल बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट अंडरवे है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन है जो आईटी एक्सपर्ट है और उस आईटी एक्सपर्ट की प्रोजेक्ट मैनेजर को भी ज़रूरत होती है और रेलिवेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत होती है. तो असल में जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो ये है कि दे नीड बोथ आर इन नीड ऑफ आईटी एक्सपर्ट. राइट. तो पोजीशन ये नहीं है कि वो दोनों, जबकि दोनों की पोजीशन ये है कि वो कहते हैं मेरे पास आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए, वो कहते हैं मेरे पास आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए. तो अपने पोजीशन को फोकस नहीं करता, क्योंकि अगर आप पोजीशन पर जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. आप इंटरेस्ट पे कि दोनों का काम रुका हुआ है, तो काम किसका ज़्यादा रुका हुआ है, किसका कम रुका हुआ है, इन चीज़ों पर डिस्कस करें. किसका काम अर्जेंट है, किसका नॉर्मल रूटीन का है, इस चीज़ पर फोकस करें. किस दोनों पार्टीज में से किस को आईटी एक्सपर्ट की कितने घंटे की ज़रूरत है, इस चीज़ पर फोकस करें. ये है वो इंटरेस्ट जिन पर फोकस करना है. तो बिफोर ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट इन्वेंट द ऑप्शंस ऑफ म्यूचुअल गेन. किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने से पहले एक सेट ऑफ ऑप्शंस डेवलप करें जिनमें के दोनों पार्टीज कुछ विन कर रही हों, और उनमें से फिर कोई एक ऑप्शन है उसे चूज करके आप उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें. इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से मुराद ये है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, एक आईटी एक्सपर्ट है, तो उससे रिलेटेड अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये होगा कि जी दिन में या हफ्ते में 11 घंटे वो प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करेगा और 20 घंटे वो फंक्शनल टीम के साथ काम करेगा. ये ऑब्जेक्टिव है. अदरवाइज अगर इसे सब्जेक्टिव वे में रखना चाहें तो वो ये
कि आप ये कहें कि जब प्रोजेक्ट टीम को चाहिए होगा उसके पास रहेगा और जब फंक्शनल टीम को चाहिए होगा तो उसके पास रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव यानी नंबर फॉर्म में आपने इस चीज़ को सम अप करना है। तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद इसकी समरी है। इस चैप्टर को ज़रा स्लाइटली आपने पहले, सबसे पहले जानना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और फिर ये जानना है कि पार्टनरिंग, चार्टरिंग और स्कोप चेंज क्या है, और फिर ये जानना है कि नेगोशिएशन के 4 प्रिंसिपल क्या हैं। ये मेन चीज़ें हैं जो आपने इस चैप्टर से कवर करनी है। थैंक यू वेरी मच।